ये पिछले साल का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है जो सीटेट में आया था दिसंबर का। अब हम यहाँ पर 31 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से मैथ्स की शुरुआत होती है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए 48 इंटू 1 इज इक्वल टू 48 ही रहेगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा देखो 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 होता है। ये दूसरा तरीका हो गया। आगे आप देखो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 यानी 48। ये भी एक तरीका हो गया, 48 के इक्वल है। आप बाकी इधर देखो 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। लास्ट है 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। यानी आप कुल कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हो इसे? 1 2 3 4 5। हम 5 तरीके से इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यानी कि इसका 32 है। जो विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं ये हमें बताना है। तो आप देखो, अगर हमें विषम संख्या दे रखी होती, विषम नहीं ऑड नंबर, जब हमारे पास ऑड नंबर होते हैं तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं मिड पॉइंट निकालने का, यानी कि मध्य स्थान निकालने का। वो होता है n+1/2। ये तो अगर हम देखें कि रूही का 19वां स्थान दोनों तरफ से है, लेफ्ट से भी 19वां है और राइट से भी 19वां है, तो इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हो इन नंबर से तो हमें राइट आंसर जो मिलेगा 19वां स्थान मिलेगा। कैसे? वो कुछ इस तरह से मिलने वाला है। मैं इस 19वें स्थान को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, अब ये जो 2 है ना, इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो आप इधर देख सकते हो n+1 इज इक्वल टू 19 को जब 2 से इंटू करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा आपका 38 यानी 38। 19 दूना 38, 19 टू जा 38। अब आप देखो n को इधर ही छोड़ दो और 38 में से आप 1 माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद जो आपको आंसर मिला वो 37 मिला। आपको राइट आंसर पता चल चुका होगा। हमारा राइट आंसर जो है ये 37, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अश्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ये हमारे पास ऑप्शन है 1 8:15 AM, 2 9:10 AM, 3 8:45 AM, 4 8:05 AM। इसमें से राइट आंसर पिक करना है। अब देखो अश्मिता अपने स्कूल जो है 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची है। इसका मतलब क्या हुआ? 8:30 से 15 मिनट पहले अश्मिता स्कूल पहुंची है, यानी 8:15 पर अश्मिता स्कूल पहुंच गई और इसकी फ्रेंड इससे आधा घंटा देर पहुंचे हैं, यानी कि 8:15 से वो कितने मिनट की देरी से? 30 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचा, यानी कि वो पहुंचा 8:15 + 30
8:45 पर 8:45 पर वो विद्यालय पहुंचा है। अब आप देखो 8:45 जो उसके फ्रेंड के पहुंचने का टाइम है, और वो फ्रेंड जो है वो गोष्ठी शुरू होने से कितने 40 मिनट की देरी पर पहुंचा है शुरू होने के। तो आप इसमें से 40 माइनस कर दो, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8 से 40 मिनट माइनस करोगे तो 8:05 आ जाएगा। तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है और यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो, जो संख्या है 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 100 का आधा कितना हो गया? 100 का आधा हो गया 2 5 जा 10 0 यानी 50। तो वो संख्या किससे 50 से अधिक है। और कंडीशन क्या जोड़ी? ये 6 दहाई से अधिक है। 6 दहाई यानी कि 60 और 8 दहाई से कम है यानी कि 80। 8 दहाई 80 यानी वह संख्या 60 और 80 के बीच में जो है स्थित होगी। अब आप देखो 60 से 80 के बीच में आने वाले यहाँ पे कौन कौन से आंसर हैं। एक तो 1 ऑप्शन है, एक 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। 3 और 4 तो ये चौथा जो है 80 से अधिक है, और तीसरा जो है वो 60 से कम है। तो ये तो संभव नहीं है, 60 से और 80 के बीच संख्या आनी चाहिए। अब देखो किससे हम आंसर निकालेंगे? इसके अंकों का योग 9 है। अब देखो अंकों का योग तो 7 दोनों इसमें भी है, पहले वाले में भी, और 6 3 9 दूसरे वाले में भी है। तो इससे भी नहीं, ये भी बात बनेगी। आगे बढ़ो, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, यानी जो दहाई का अंक है वो 2 गुना है। अब देखो पहले वाले में दहाई का अंक 2 गुना नहीं है, दूसरे में देखो दहाई का अंक 2 गुना है। इकाई में 3 है और दहाई में 6 है, जो कि 3 का 2 गुना हो गया। इसका मतलब आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 2 है, 63। इसे मार्क कर लो, दूसरा ऑप्शन जो विकल्प है वो सही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 35 की तरफ। देखो 35 प्रश्न को विभिन्न स्टेशनरी लेखन वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50 का है। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये का है। स्केच पेन का एक पैकेट 22.50 का है। एक कैंची 17 रुपये की है। एक रबड़ 2 रुपये का है। चमकीले कागज की परत शीट जो है 2.5 रुपये की है। सजावटी स्टिकर का एक पैक जो है वो 5 रुपये का है। अब देखो सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ा? ऑप्शन है, 1 98 रुपये का, 2 है 86 रुपये 50 पैसे का, 3 है 100 रुपये 50 पैसे का, 4 है 102 रुपये का। अब आप पेंसिल और एक कॉपी उठाएं या पेन उठाएं और जो जो चीज़ें कही गई हैं उनको शामिल करते हुए बताएं कि कुल कितने रुपए जो है खर्च किए हैं सोहेल ने। आपको समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। आप वीडियो पॉज करके जो है इसे सॉल्व करें। आगे हम इसके सही आंसर को डिस्कस करते हैं। देखो सोहेल ने जो है क्रेयॉन का एक पैकेट खरीदा है, और एक पैकेट क्रेयॉन का जो है वो 15 रुपये 50 पैसे का है। आगे आप देखो दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने पेंसिल का 2 पैकेट खरीदे हैं, और पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये का है। तो 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे?
₹28 के 2 पैकेट हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद में इन्होंने एक स्केच का पैकेट खरीदा है और एक स्केच का पैकेट है ₹22.5 का, यानी ₹22.50 का। इसके बाद इन्होंने एक कैंची खरीदी है और एक कैंची की कीमत है ₹17। आगे इन्होंने चमकीले कागज की 5 शीटें खरीदी हैं। चमकीले कागज की एक शीट ₹2.5 की है, तो 5 शीटें जो हैं वो ₹12.5 की हो जाएंगी। ओके, अब इन्होंने लास्ट में एक और सजावटी स्टिकर का एक पैक खरीदा है जो कि ₹5 का है और ₹5 आपको लेने हैं। अब आप इन सबको ऐड कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करके आएगा 100.50, यानी कि ₹100.50 दिए हैं। अब देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, ये सी ऑप्शन जो हमारा तीसरा है ना, ये तीसरा करेक्ट है। इसमें इन्होंने ₹100, देखो तीसरे ऑप्शन में ₹100 का भुगतान, ₹100.50 का भुगतान किया है सोहेल ने। तो ये राइट आंसर है इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली और मुंबई को 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंची। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या है? आपको थोड़ा सा समय देते हैं, या आप ऐसा करें वीडियो को पॉज करके जो इसका सॉल्यूशन ढूंढें। चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो, रेलगाड़ी जो पटना से 30 मई को चली, वो 30 मई को एक्चुअल में कितने समय चली? सिर्फ 20 मिनट, क्योंकि 24 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो 20 मिनट चली है। ये 30 मई को चली। उसके बाद देखो 31 मई आएगा, 30 मई, तो 31 मई को ये पूरे 24 घंटे चली। 24 घंटे ये पूरे चली है। यहाँ सिर्फ 20 मिनट चली है, 20 मिनट। आगे देखो, अब इसके पास जो है 31 मई, ये 31 मई की जानकारी है। इसके बाद में 1 जून को सिर्फ सवा 15 घंटे, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट चली। 5 घंटे 15 मिनट चली मिनट। अब देखो 24 और 5 29, ये तो हो गए घंटे, 29 घंटे चली। और मिनट में देखो 15 मिनट आपके ये और 20 मिनट आपके ये, तो ये हो गए टोटल 35 मिनट। तो ये ट्रेन जो है कितना चली है? 29 घंटे 35 मिनट जो है इसने यात्रा में कुल समय लिया है। तो 29 घंटे 35 मिनट किस में है? देखो विकल्प नंबर जो है 2 में जो है 29 घंटे 35 मिनट है, ये सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। इसमें कहा गया है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली संख्या विषम संख्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या बताइए कि वह क्या होगी। वीडियो पॉज करके आप सभी इसका राइट आंसर पता करने की कोशिश करें। सबसे पहले
ऊपर कहा गया है उसे देखें। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का 3/4 है। 100वें अंक यानी जो तीसरे स्थान पे अंक होगा ना, वो 5वें स्थान पर आने वाले अंक का 2/3 होगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखते हैं, देखो 10,000वें स्थान पर क्या है, 4 है यानी 5वें स्थान पर, और सैकड़ा यानी 100वें स्थान पर 9 है। अब हम देखते हैं कि 4 का क्या 9 3/4 है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3/4 किसका, 4 का। तो 4 का जब मैंने 3/4 निकाला 3/4 मल्टीप्लाई 4 करके, तो 4 से तो 4 कट गया, तो 3/4 आ गया 3। तो आप देखो क्या सैकड़ा स्थान पर 3 आ रहा है, नहीं, यहाँ सैकड़ा स्थान पे तो 9 आ रहा है, यानी 100वें स्थान पे तो 9 आ रहा है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो एकदम खत्म। अब तीसरे को देखते हैं। देखो 1000वें स्थान पर 8 है और 100वें स्थान पर 4 है। अब देखो क्या 3/4 8 का 4 होता है या नहीं। तो हम करते हैं यहाँ 3/4 यानी 3/4, 3/4 किसका, 8 का। तो 8 का 3/4 कितना बना, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 को 2 से इंटू कर दो, 6 आ गया। अच्छा 6, अब देखो क्या सैकड़ा स्थान पर है तीसरे में, नहीं, सैकड़ा स्थान पे तो 4 है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ना तो आपके पास रहा 4, ना आपके पास रहा 3। अब बचे आपके पास में 1 और 2। इनको देखो क्या इसमें ये नियम लग रहा है। अब हम देखें तो 4 का 3/4 निकालते हैं। 10,000वें स्थान पे 4 है और 100वें स्थान पे 3 है। तो 10,000 का 10,000 यानी 4, 4 का 3/4, 3/4, और 4 का निकाल रहे 3/4। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, 3/4 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3/4 आपका जो है इस 100वें स्थान पर है, मतलब अभी ये ऑप्शन बना है और दूसरा कैंसिल नहीं हुआ। पहला देखो, पहले का भी हम 8 का 3/4 निकालते हैं और देखते 100वें स्थान 6 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हमने 3/4 यहाँ निकाला किसका, 8 का। 8 का 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर आ गया 6। तो 6 तो 100वें स्थान पर है पहले में, तो मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन अभी चल रहा है। अब हम इतने से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सा नंबर हमारा सही होगा। अब हमें और आगे बढ़ना होगा, आगे पढ़कर देखते हैं। इसके बाद लिखा है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब देखो 10वें अंक का जो भी हमारा 10वां अंक है, 10वां अंक का है, इसमें पहले में 4 है 10वां अंक और दूसरे में 2 है। तो ये क्या है, 2/3 है 100वें अंक का। तो चलो हम 100वें अंक का 2/3 करते हैं। 2/3 का मतलब हुआ, पहले हम दूसरे में देखेंगे। देखो दूसरे के लिए देखते हैं, 100वां अंक है 3, और 3 का जब हम 2/3 करते हैं, 2/3 मतलब 2/3, और 100वें स्थान पे 3 था दूसरे में, तो 3 से 3 कट गया, दूसरे स्थान पर कितना आ गया, 2। तो दूसरे स्थान यानी 10वें स्थान पर 2 आ गया। तो ये अभी सही है दूसरा ऑप्शन। अब चलते हैं पहले की तरफ, उसमें भी 2/3 निकालते हैं। अब हम 2/3 निकालेंगे पहले वाले में। पहले वाले 100वें स्थान पे 6 है, तो 6 का जरा 2/3 निकालो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कटने के बाद ये आ गया 2 2 जा 4 यानी 4। अब देखो 4 आपका 10वें स्थान पर है, हाँ बिल्कुल है। तो अभी भी 1 2 ऑप्शन बरकरार है। अब आगे पढ़ते हैं और राइट आंसर फाइंड आउट करते हैं। फिर कहा 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब ये देखते हैं किसमें है, इन दोनों ऑप्शन में से। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो 10वें नंबर पे,
10वें यानी दूसरे नंबर पर। ये दहाई के अंक में देखो 4 है। 4 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम यानी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है यानी प्राइम नंबर। अब देखो 2 जो है आपके पास दहाई स्थान पर पाया गया है। 2 तो है लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया कि उसका वर्ग होना चाहिए दहाई अंक पर, तो वर्ग दूसरे में नहीं है, तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये डिलीट हो जाता है। इस तरह से अब 10वें स्थान पर यानी कि 10वां जो स्थान आपका दहाई का अंक है, दहाई पर सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब आपका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन सही है, इसे मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पर 8,808 इन सबका सम कर लेते, जो तीनों नंबर दे रखे इन तीनों नंबर का। तो देखो 8,008 और 8,088 और 8,808, इन तीनों का जब सम फाइंड आउट करेंगे तो सम इनका निकल करके आएगा आपका 24,904। अब आप इनके सम में से क्या माइनस करो, क्या माइनस करो कि 17,863 17,863 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सम में से इस नंबर को माइनस करना होगा। तो कैसे, देखो हमारा सम आया था 24,904 यानी 24,904। अब इसमें से आप 17,863 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी माइनस कर दो। तो घटाने के बाद माइनस करने के बाद 4 में से 3 गया 1 और यानी सब्ट्रैक्ट करोगे कुल मिला करके आप कर लेना 7041 आएगा। ये राइट आंसर आपको दिख रहा होगा अपने ऑप्शन में 7041 यानी 7,041। 7,041 ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि जो मग हमने लिया है उस मग के अंदर कितना पानी आएगा। इस चीज को जानने के लिए देखो हमारे पास जो कुल पानी है, टोटल पानी है, वो कितना है, 16 लीटर पानी है। और 16 लीटर को अगर आप ml में चेंज करते हो, मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने ml हो गए, 16,000 ml पानी आपके पास में ml पानी है। अब इसको आप 50 से भाग कर दो, क्योंकि 50 बार आपने उस मग को इस्तेमाल किया है। तो हमें ये पता करने के लिए कि एक मग की धारिता क्या होगी, इसको हम 50 से भाग करते हैं। देखो एक जीरो से तो एक जीरो सीधे काट दो। अब फिर 5 के पहाड़े से इसको डिवाइड कर दो या 5 के टेबल से इसको काट दो, जैसा ठीक लगे। तो 5 के पहाड़े में 16 3 बारी में आता है, 5 3 जा 15, यहाँ 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद में एक कैरी बचा 16 में से, वो हासिल हमने इधर भेज दिया, ये बन गया 10, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 और एक जीरो जो बची वो नोट कर लेंगे, एक जीरो तो कट गई थी। अब ये 320 ml आ गया। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इस चौथे ऑप्शन के अंदर है आपके पास, चौथे ऑप्शन को अगर आप देखो 320 ml इसके अंदर है, ये आपका राइट आंसर है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्वेश्चन ये रहा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए रुपए 258 का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर पता करने की कोशिश करें। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए दिए गए हैं। अब इसके बाद 258 से आप 50 रुपए माइनस कर दो तो ये 208 रुपए वो आ जाएंगे जो उसने बचे हुए किलोमीटर के लिए दिए गए हैं। अब बचे हुए किलोमीटर के कितने दिए? 16 रुपए करके दिए हैं। तो अगर मैं इस 208 को 16 से भाग कर दूंगा तो हमें हमारे वो किलोमीटर आ जाएंगे जिनके लिए हमने 208 रुपए दिए हैं। और इसको भाग करते हैं। 16 एकम 16, 16 वन जा 16, एक पे कट गया। 20 था, 16 माइनस कर दो, 4 बचेगा। 4 बचेगा, इसके साथ आएगा 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, यानी 13 किलोमीटर के लिए 208 रुपए दिए हैं और 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए दिए। तो हमारे 2 किलोमीटर और 13 किलोमीटर इनको जोड़ दो। 2 किलोमीटर और 13 किलोमीटर इनको जोड़ने पर हमें कितना मिलता है? 15 किलोमीटर मिलता है। यानी इसका जो सही उत्तर है वो आप देखो क्या है। ऑप्शन चेक करते हैं कि 15 किलोमीटर किसमें है। ये थर्ड ऑप्शन में आपका 15 किलोमीटर है। इससे आपको पता चलता है कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय के अंकों को दर्शाती है। अंग्रेजी में मारिया, ये मारिया के अंक हैं और ये शहनाज के अंक हैं। अंग्रेजी में मारिया के 74, गणित में 88, सामाजिक विज्ञान में 65, हिंदी में 73 और विज्ञान में 90 आए हैं। जबकि शहनाज के अंग्रेजी में 81, गणित में 78, सामाजिक विज्ञान में 77, हिंदी में 72 और विज्ञान में 82 आए हैं। अब आप इससे संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब देखो हमारे कथन कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 2, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 3, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। 4, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। तो हम देखो इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद में इनका पहले टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल, मारिया का टोटल जो है वो 390 बनेगा और अगर आप शहनाज का टोटल करोगे तो भी आपको 390 मिलेगा। तो क्या समानता निकल करके आती है? ऑप्शन को फिर दोबारा देखते हैं चलकर। देखो समानता यह निकल करके आती है इनके मध्य कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान हैं। तो ये कथन जो है वो सही है, यानी कि चौथा कथन आपका सही है इसका। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। इसमें कहा गया है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? 1, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। 2, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 3, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। 4, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि
प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। आपको थोड़ा समय देते हैं, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में दूसरा विकल्प। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 की तरफ। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अब इसके आपको विकल्प बताते हैं क्या क्या दिए गए हैं। विकल्प ए में कहा गया है ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 2, ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 3, ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 4, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। थोड़ा समय आपको देते हैं, सही उत्तर पता करने की कोशिश कीजिए। समय सीमा समाप्त करते हैं। देखिए इसका सही विकल्प जो है वो 4 है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। देखिए दरअसल बंद सिरे वाले प्रश्न वह होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर आंसर होता है और मुक्त सिरे वाले प्रश्न वह होते हैं कि हर कोई बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके आंसर दे सकता है, हर कोई अलग अलग तरीके से बता सकता है। जैसे आयतों के गुण हो गए, एक बच्चा कोई और गुण बताता है, दूसरा बच्चा कोई और गुण बताता है, तीसरा कोई और गुण बताता है, कई सारे गुण उसके हैं आयत के। तो इस तरह से जो है खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं यानी मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन में कहा गया है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। 1, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। 2, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन। 3, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। 4, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। इसका सही विकल्प चुनने की कोशिश कीजिए आप। हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है 4, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। 1, स्तर 0 पहचानना। 2, स्तर 1 विश्लेषण करना। 3, स्तर 2 संबंध। 4, स्तर 3 निगमन। इसका सही उत्तर आप सभी बताएं। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 3, स्तर 2 संबंध। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। 1, संवरक गुण। 2, क्रम विनिमेय गुण। 3, सहचर्य गुण। 4,
वितरण गुण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको थोड़ा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। दरअसल अगर हम दो संख्याएं एक ही कैटेगरी की लेते हैं और उसको जोड़ करके, घटा करके या गुणा करके वही संख्या उसी कैटेगरी की संख्या बन करके आती है, तो इसे हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी और हिंदी में समवर्ग गुण कहते हैं। यानी कि इसका विकल्प जो है एक सही है। अब अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है तो देखें, यहाँ पे क्या कहा गया था, योग जो है एक पूर्ण संख्या है। दो मैंने पूर्ण संख्या ली, एक दो एक पूर्ण संख्या लिया और तीन एक पूर्ण संख्या लिया। अब इन दोनों का योग क्या होगा? इन दोनों का योग भी पूर्ण संख्या ही होगा। ये समवर्ग गुण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 की तरफ। प्रश्न में कहा गया है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, गणितीय अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दो, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तीन, नमूनों के अवलोकनों और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। चार, गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें कि सही उत्तर क्या होगा। हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है दो, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 48 की तरफ। इसमें पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प हैं ए और बी, दूसरा विकल्प है बी और सी, तीसरा ए और डी, चौथा विकल्प है सी और डी। इसका सही उत्तर आप पता करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको समय देते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखें और उत्तर बताएं। समय सीमा समाप्त करते हैं। ए को देखिए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एक ये, और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हमारा जो विकल्प सही है वो ए और डी यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? एक, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दो, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तीन, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। चार, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। देखिए, गणित प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का जो मुख्य पहलू होता है वह ये होता है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो यानी कि विकल्प एक इसका जो है सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? विकल्प हैं एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। दो, सुडोकू पहेली को हल करना। तीन, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चार, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड
आलेख खींचना। थोड़ा सा समय देते हैं, इसका सही विकल्प आप सभी बताने की कोशिश करें। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है 3, यानी कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना। और चौपड़ आकृतियों को पहचानने से त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 51 की तरफ। इसमें पूछा गया, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? 1, गिन तारा। 2, जियो बोर्ड। 3, संख्या चार्ट। 4, क्रिजिनियर छड़ें। अब आपको सही विकल्प बताना है। आपको थोड़ा सा समय देते हैं, जल्दी से इसका सही विकल्प बताएं। समय सीमा समाप्त करते हैं। क्रिजिनियर छड़ें जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि चौथा विकल्प सही है। क्रिजिनियर छड़ों के माध्यम से बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए जो है बहुत अच्छा साधन माना जाता है। आगे चलते हैं 52 प्रश्न की तरफ। 52 इसमें पूछा गया है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। 2, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। 3, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। 4, गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर आप सभी बताने की कोशिश करें। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है 3, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन सही सत्य नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? 1, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। 2, इस घर में 3 कमरे हैं। 3, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। 4, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या है? आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प 1 है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। शुद्ध कथन को पहचानिए। 1, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। 2, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। 3, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। इसका सही उत्तर आप सभी बताएं। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ये शुद्ध कथन है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। इसमें कहा गया है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। 2, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 3, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 4, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। प्रश्न 55 का पहला विकल्प सही है। आगे चलते हैं
प्रश्न संख्या 56 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। एक, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। 2, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। 3, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। 4, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। आप इसका सही विकल्प बताएं। आपको थोड़ा सा समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है 4, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 57। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? अब इसका सही उत्तर आप सभी बताने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर दें और फिर आंसर ढूंढें। चलिए हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। शेषफल यहाँ 5 है और जो आपका भाजक है वो भागफल का 2 गुना है। तो यानी कि भाजक बराबर शेषफल का 2 गुना, और शेषफल हमारे पास कितना है? 5 है। तो भाजक आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया। आगे आ चलते हैं। हम पता करते हैं कि इसका भागफल क्या होगा। अब देखो, यहाँ भागफल का 5 गुना है भाजक। अब दोबारा हम क्या करेंगे? भाजक जो है, भाजक बराबर 5 गुना किसके? 5 गुना है भागफल के। 5 गुना भागफल। अब भागफल का 5 गुना है। अब यहां पर आप देखो, भाजक कितना निकल करके आया है? 10। भाजक 10 निकल करके आया, और ये जो 5 है, इस 5 से इसको भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका भागफल। इस तरह से आपके पास जो है भाजक आ गया 10, भागफल आ गया 5 से काटने के बाद 2, और शेषफल आपको दे रखा है 5। अच्छा, अब संख्या बताते हैं कि संख्या क्या होगी भाजक, भागफल और शेषफल के आने के बाद। देखो, संख्या होती है भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल। तो इस तरह से हमारी संख्या जो बन जाएगी, भागफल हमारा कितना निकल करके आया है? भागफल हमारा निकल करके आया है 2, और हमने भाजक कितना निकाला था? भाजक निकाला हमने 10। और इस तरह से हमें शेषफल क्या था? शेषफल हमारे पास 5 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2 10 जा 20, 2 दहम 20 जमा 5 बराबर 25। तो सही विकल्प आपने यहाँ चुनना है। 25 देखो किसमें है? 25 तीसरे विकल्प में है। ये आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? आपको बताना है। ए 5, 2 9, 3 11, 4 12। बताइए सही विकल्प क्या है? थोड़ा सा समय आपको देते हैं, या वीडियो पॉज कर दो और सही विकल्प बताओ। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें 5 संख्याएं क्रमागत लेनी है। मान लीजिए हम एक संख्या x लेते हैं, दूसरी x+1 लेते हैं, तीसरी x+2 लेते हैं, चौथी x+3 लेते हैं, और पांचवी x+4 लेते हैं। इस तरह से हमने 5 संख्याएं ली, और इन पांचों का योग कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब आप देखो यहाँ पे कितने x आ गए? यहाँ पे आपके 5x आ गए, तो इनको जोड़ लिया, 5x हो गए। और नंबर कितने आ गए? नंबर आप गिनो कितने हैं? ये
2 3 3 6 और 4 10 10 नंबर हो गए ये। अब एक काम करो, 5x बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10। तो 5x बराबर किसके आ गया? 10 के आ गया। अब देखो आगे 5x बराबर 10 के आया था और x बराबर क्या होगा? 10/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो 3 संख्याएं पता करते हैं। एक तो x बराबर 2 है और x जमा 1 बराबर 2 जमा 1 बराबर 3 है, और उसके बाद में x जमा 2 बराबर, यानी कि 2 जमा 2 बराबर 4। ये आपके पास 3 संख्या है, इनका योग आपको बताना है। तो इनका योग कीजिए, 2 जमा 3 जमा 4, इन सबको प्लस करने पे, योग करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 2 9। तो देखो 9 कौन सा विकल्प सही है? 9 आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही है। आगे चलते हैं 59 की तरफ। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो यह कितना क्षेत्रफल घेरेगी? ये आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल है 144, जो कि भुजा का स्क्वायर होता है। मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख दूं, भुजा ए हो गई मान लो। अब 144 का वर्गमूल आप लगा दो, स्क्वायर से वर्गमूल में बदल जाएगा ये पावर 2। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल होता है 12, भुजा इसकी 12 आ गई। अब इसका परिमाप निकाल लो। देखो इसी तार एक ही है जिसे हमने वर्ग और आयत दोनों बनाया है, तो दोनों के परिमाप बराबर कर दो। देखो यहाँ परिमाप वर्ग का हो जाएगा 4 गुणा ए और आयत का परिमाप हो जाएगा 2l जमा बी, यानी लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखो ए अभी आपने सॉल्व किया, कितना आया था? 12 आया था। और ये जो 2 है, इस 2 को आप इसके नीचे ले आओ, और लंबाई आपको पता है 16 सेंटीमीटर है, और बी को ऐसे रहने दो। इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कटने के बाद ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और आप 24 में से ये 16 इधर ले जाके माइनस कर दो। इस तरह से आपके पास कितना आ जाएगी, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? बी आ जाएगी आपके 8। 8 आ गई आपके पास बी। अब देखो लंबाई 16 है, चौड़ाई 8 है, तो आप इसको गुणा कर दो और पता करो कि क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल होता है आयत का l गुणा बी। l हमारे पास में 16 है और b आपके पास 8 है। गुणा करके देखते हो तो 128 आपका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि तीसरा विकल्प सही है, 128 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है? 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। एक है 5/6 और 3/4, 2 है 5/6 और 3/5, 3 है 3/5 और 2/3, 4 है 3/4 और 1/2। बटे को अपॉन भी कहते हैं। और आप जो है इसका सही विकल्प चुनिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आंसर बताइए। सही विकल्प के लिए देखिए, अगर 5 को 6 से, पहले विकल्प में अगर आप 5 को 6 से भाग करते हो तो 0.8 आपका आंसर लगभग लगभग 6/48 0.8 से ऊपर जाएगा। और अगर आप इसे भाग करते हो तो 3 को 4 से, तो ये इसका उत्तर जो है 4×7=28, यानी कि 0.7 से कुछ ऊपर जाने वाला है। अगर आप दूसरे विकल्प के अंदर भाग करते हो तो इसका भी विकल्प जो आपको उत्तर मिलने वाला है वो 0.8 ही मिलेगा, 6/48।
और अगर आप इससे भाग करते हो 3/5 को, तो इसको मिलने वाला है 0.6 यानी 0.6। तो आगे चलते हैं तीसरे विकल्प में। अब देखो तीसरे विकल्प में जानने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पहले बतानी है। तो सबसे बड़ी तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 3 को 5 से भाग करो फिर 0.6 आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी संख्या है वो विकल्प नंबर 1 और 2 के अंदर ही है। 3 में तो नहीं है और 4 में 0.7 डिवाइड करोगे 0.7 बनेगा। तो ये भी जो है संभव नहीं है। तो पहले या दूसरे में से हमें पहचानना है। तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे फिर अगली जो बड़ी संख्या। तो इस तरह से तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे स्थान पर जो है पहले वाले ऑप्शन से छोटी संख्या है। तो दूसरा भी संभव नहीं है। अतः जो हमारा सही विकल्प है वो 1 है। 1 पर जो है मार्क कर लीजिए, ये आपका सही आंसर है। इस तरह से मैथ्स का पेपर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़िए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट।